हम लोग बेटा लास्ट क्लास में हम लोग किए थे स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कुछ किए थे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग किए थे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग किए और उससे रिलेटेड कुछ कुछ हम लोग बात किए थे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। ज्योमेट्री में वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये भी आसान है, बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी लिखे आप। तो इसको देखा जाए क्या है, इसका भी जरूरत हम लोग को पता है। जैसे हम लोग डायग्राम में देखें, जैसे वहां पर देखे थे स्केलर प्रोडक्ट में, सपोज कीजिए कि कोई भी एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओ ए सी बी, दोनों को एडजेसेंट साइड लेकर के एक पैरेललोग्राम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। और यहां से देखें आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। और इस पर भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे उसमें किए थे बिल्कुल वैसा। और ये एंगल था थीटा। हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। वहां पर बेटा हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते थे, है ना। वो था हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा, है ना। थोड़ा सा एजम्पशन हम यहाँ लिख लेते हैं। लेट लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए and B inclined at an angle theta as shown in the figure। फिगर जैसा दिखाएं हम लोग। यहाँ पर क्या क्या है फिगर में? द फिगर ओ ए, है ना, दिस वेक्टर इज ए। ओ बी, ये है वेक्टर बी। और क्या क्या किया गया है? बी एम परपेंडिकुलर ओ ए एंड ए एन परपेंडिकुलर ओ बी। तो आप फिगर से देख के बता सकते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा चाहिए। देखिए इन द फिगर साइन थीटा क्या मिल रहा है देखा जाए। साइन थीटा दो ट्रायंगल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा लिखते थे। साइन थीटा अगर हम लिखें, है ना, इस ट्रायंगल में ओ बी एम, है ना, या बी ओ एम जो कहें आप, तो साइन थीटा मिलेगा इसमें बी एम बाई ओ बी।
in triangle OBM and sin थीटा, अगर हम ट्रायंगल दूसरा ले लें इधर से तो हम लोग को मिलेगा AN बाई OA इन ट्रायंगल OAN। ये हमारे पास sin थीटा का दो वैल्यू है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B, हमारे पास क्या रिलेशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर A क्रॉस B हम लोग लिखें तो हम लोग जानते हैं दिस इज AB sin थीटा। A is OA and B is OB एंड sin थीटा किसी एक इक्वेशन से लिखें तो sin थीटा इज BM बाई OB, BM बाई OB फ्रॉम 1। तो यहां से देखो तो OB OB कैंसिल हो गया एंड OA इंटू BM। अब फिगर में देखें कि OA इंटू BM क्या है? OA इंटू BM, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया है ना। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, है ना, आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग ये इक्वेशन 2 से भी देख सकते थे। इक्वेशन 2 से अगर देखें तब भी हम लोग को वही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम 2 की तरफ से जाएं, इक्वेशन 2 की तरफ से आइएगा, अगेन अगर हम लोग फिर लिखना चाहें A क्रॉस B का मॉड, फिर AB साइन थीटा, A again OA, this is OB and sin theta from 2 AN by OA from equation 2। और यहां से देखिए OA कटेगा और OB इंटू AN। OB देखिए बेटा, इधर से अगर हम बेस लेते हैं तो ये हाइट है, तो अगेन वी कैन राइट दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, जैसे वहां पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में देखते थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि क्या था स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस पर दूसरे का प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the two vectors, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो किसके इक्वल है? एक पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। कौन सा पैरेललोग्राम? जिसका कि दो एडजेसेंट साइड दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है ना। तो ये हम लोग का है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कहीं भी दो वेक्टर अगर कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसका दोनों एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसका एरिया बता सकते हैं। एरिया कैसे लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो मिल जाएगा हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हम लोग इसको थोड़ा समराइज करके लिख लें। समरी हम लोग का क्या हो गया? समरी हो गया, समरी हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is geometrically equal to area
of that parallelogram whose adjacent sides are represented by the two vectors. तो ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे, है ना, बहुत जगह ये काम देता है ना। आगे जब हम लोग जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट टाइप का कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट आएगा, है ना, और वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो ये चीज हम लोगों को काम देगा। हमेशा ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर, हम लोग बोले थे कि सरफेस एरिया समटाइम्स इट इज स्केलर एंड समटाइम्स इट इज वेक्टर। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ये एक साइड है इसका, दूसरा ये साइड है, मतलब ऐसे या ऐसे ले सकते हैं। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं ए क्रॉस बी लेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब जब हम लोग कोई भी एरिया का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा क्या, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। अगर ए क्रॉस बी लिखते हैं, बी क्रॉस ए लिखेंगे, अगेन वो एरिया के बराबर ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। जब हम एरिया को वेक्टर के फॉर्म में लेंगे, आप जब 12th में आएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर हम लोग सरफेस एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं, वहां पर ये कंसेप्ट हम लोगों को आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब कहीं भी दो वेक्टर दे दिया, है ना, कोई पैरेललोग्राम दे दिया, उसका एडजेसेंट साइड दिखा दिया और आपसे पूछे कि उसका एरिया बताओ, तो आप वहां पर चले जाएंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। जैसे हम यहां पर एक फिगर हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सिंपल फिगर हम दिखा रहे हैं। ये एक पैरेललोग्राम बेटा यहां पर हम दिखा दिए, एक पैरेललोग्राम है ABCD, और इसके एडजेसेंट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख दिया गया है ना। कुछ भी हम एट रैंडम यहां पर लिख दे रहे हैं। ये जो वेक्टर है, सपोज कीजिए ये लिख रहा है 3i + 2j - 4k, और ये जो वेक्टर है इसको लिख रहा है 5i - j + k। मान लो ऐसा दिया, ये दो साइड दे दिया और कह रहा है कि आप इसका एरिया बताइए, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग सीखे थे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, है ना। अगर इसको आप कोई भी ले लीजिए तो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर लिखना है तो हम लोग जो वेक्टर आएगा, सपोज कीजिए इस वेक्टर को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं और इस वेक्टर को हम बी एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो ए क्रॉस बी निकालना सब लोग सीखे हैं। ए क्रॉस बी हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, है ना, डिटर्मिनेंट मेथड ऐसे। ए क्रॉस बी यहाँ पर आई जे के लिखा करते थे, और उसके बाद फर्स्ट का कोएफिशिएंट यहाँ ए क्रॉस बी लिखें, बी क्रॉस ए लिखें, जो मैग्नीट्यूड लेना है। तो उससे फर्क वही होता था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में केवल साइन का, है ना, डिफरेंस आता था। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो हम लोग यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो 3 2 -4 एंड 5 -1 + 1, 5 -1 + 1, और इसको सॉल्व करना सब लोग जानते हैं, सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व कर करके, है ना, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। क्योंकि हम लोग जो एरिया कहेंगे तो एरिया क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखें यहां से, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे बच्चे लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो ए क्रॉस बी हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, पहले आई का कोएफिशिएंट लिखते थे,
तो आई के कोएफिशिएंट के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां माइनस ही रह जाएगा, है ना, 4। फिर उसी तरह से जे का कोएफिशिएंट हम लोग लिखते थे और हम लोग बोले थे आई के लिए यहां से शुरू करेंगे, है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। जे के लिए यहां से -4 इंटू 5 यानी -20 यहां से, एंड देन 3 इंटू 1 3, और ठीक उसी तरह से प्लस के का कोफिशियंट हम लोग कैसे लिखते थे, तो के का कोफिशियंट यहां से लिखते थे 3 1 जा 3 -3 और 5 2 जा 10 -10, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया 2 -4 -2 आई कैप, यहां से -23 जे कैप और यहां से -13 के कैप हो गया। अब हम लोगों को एरिया का मतलब क्या था कि इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप लोग सब सीखे थे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, और यही एरिया हमारा हो गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, हम लोग एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर डील कर रहे हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का वेक्टर दिया हुआ है ना। डायगोनल का वेक्टर का मतलब ये डायगोनल दिया हुआ है एसी, एसी का वेक्टर दिया हुआ है से D1, और दूसरा डायगोनल है ना, ये DB, ऐसे DB या BD जो लिख सकते हैं, हम फिगर में DB दिखाए हैं, तो ये वेक्टर दिया हुआ है D2 और कहता है फाइंड एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो फिगर बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2, इसके टर्म में हम लोग को एरिया निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा यहां से अगर हम इस वेक्टर को जैसे पहले लेते थे, इसको अगर हम ए कर दें, है ना, और इसको अगर हम बी एज्यूम कर लेते हैं, है ना, ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं, ए बी को हम लोग ए मान रहे हैं और ए डी को हम बी मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, तो देन एरिया हम लोग लिखना जानते हैं। देन एरिया ऑफ एबीसीडी अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत लिख देंगे कि ए क्रॉस बी का मॉड होगा। इसका मतलब क्या करना है, ए और बी को D1 D2 के टर्म में लिख देना है बेटा। तो आप फिगर देख के यहां से गौर कीजिए, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। देखिए दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन और लेंथ भी बराबर, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। इसका मतलब कि हम ए और ये वेक्टर बी है, तो ए, ये जो D1 वेक्टर देख रहे हैं, ट्रायंगल लॉ में जाइए, ए प्लस बी इज इक्वल टू D1, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर D1, और दूसरी तरफ से देखें बेटा यहां से वेक्टर B प्लस D2 इज इक्वल टू ए, ऑल्सो वेक्टर B प्लस D2 दिस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो है हमारा, है ना, वो D2 है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, अब ए और बी निकाल सकते हैं D1 D2 के टर्म में, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। तो अगर हम ऐड कर देते हैं यहां 1 + 2 कर देते हैं, तो देखें आप ये बी कट जाएगा और 2a जो है ये मिल जाएगा हमारा D1 + D2, और इससे आप कर सकते हैं क्या कि a का वैल्यू हमारा आ गया D1 + D2 बाई 2। उसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कट जाएगा, है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा D1 - D2
बाई 2। देख लीजिए, तो ए और बी दोनों निकल गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम? ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू है D1 प्लस D2 बाई 2, है ना, क्रॉस D1 माइनस D2 बाई 2, यानी 1/4 D1 प्लस D2 क्रॉस D1 माइनस D2। तो ये इस तरह से, और इसका मॉडुलस वैल्यू लिखना है बेटा, इसका मतलब ये इसका मॉड। और D1 प्लस D2, D1 D2 वेक्टर दिया रहेगा IJK में, इसको ऐड कीजिएगा तो एक वेक्टर मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन सोचेंगे, है ना, करेंगे। तो इस तरह से अगर डायगोनल दे दिया तब भी एरिया निकाल सकते हैं, है ना, और अगर हम लोगों को दोनों साइड दे दिया तब भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज दिमाग में रखेंगे कि कहीं भी फिजिक्स में जरूरत पड़ जाए तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और बात हम लोग देखें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिए, एडिशन भी पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए। तो इससे रिलेटेड हम लोगों को किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा, अगर स्पेशली हम लोग वेक्टर चैप्टर में आ जाए, वेक्टर से अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे, है ना, तो हम लोगों को किस किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। कुछ मेन मेन क्वेश्चन सब इसमें जो होता है, जैसे कॉमन क्वेश्चन आपको बेटा ऐसा मिलेगा, ये कोई भी एक वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ अगर ऐसा पूछे, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हम लोगों को मिले, ये वैल्यू क्या होगा हम लोग को सोचना है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एक वेक्टर है वो ए पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है और उसका हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हम लोग बात किए थे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट वैनिश कर जाता है, ये क्वेश्चन हम लोग का था। तो हम लोग यहां पर अगर आपसे बात पूछें कि ए क्रॉस बी, है ना, अगर हम ऐसा कहें बेटा, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो आप सी के डायरेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी का जो वेक्टर मिलेगा, है ना, हम अगर सी दिखा रहे हैं तो दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। यानी अगर हम बेटा इसको ऐसे लिखें, है ना, ए डॉट सी लिखें, तो आप देख रहे हैं कि सी क्या है, सी जो है ए पर परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0। यहां पर जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उस रिजल्ट को अगर उसी में से, दोनों में से किसी एक के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को अक्सर मिलता है। फिर दूसरा देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि ए क्रॉस बी का डॉट हम ले रहे हैं ए प्लस बी के साथ, तो क्या होगा? अब आप फिर देखें, ए प्लस बी जो वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन में है। ए प्लस बी, जैसे कहीं भी आप देखेंगे, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इसी के प्लेन में आता है बेटा, इसी के प्लेन में आता है। लेकिन ए क्रॉस बी, अगर ये ए है ये बी है ना, तो अगर मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में हम दिखा रहे हैं इसको, तो ए प्लस बी यहां दिख रहा है आपको, और ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लेंगे आप तो ये ऐसे दिखेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? एज एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड
ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री। ए प्लस बी ए और बी के प्लेन में है और ए क्रॉस बी है ना ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कहीं भी मिल जाए। उसी तरह से अगर हम ऐसा कहें कि ए क्रॉस बी, इसको जनरलाइज हम कर दे रहे हैं, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें यहां से कोई भी m टाइम्स ए और प्लस n टाइम्स बी, तो m और n से प्लेन नहीं बदलेगा, है ना, यहां पर कुछ भी रहे, है ना, इस तरह से हम लोग को ये 0 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर यहां माइनस भी होता तब भी वही मिलता, ए क्रॉस बी और डॉट ए माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन रिजल्ट है जो अक्सर पूछता है, तो ये हम लोग देखें यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कुछ और देखें, है ना, जो और क्वेश्चन सब रिलेटेड मिलता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, इफ सिंपल ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू, कुछ यहाँ पर है ना कुछ वैल्यू दे देगा, हम ऐसे सिंपल दे रहे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सब लोग बना सकते हैं इसको, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ नहीं, वैल्यू केवल रख देना है और सॉल्व कर देना है ना। तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। अब यहां से देख लें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी मिल जाए, है ना, यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर भी दे सकते थे। नंबर कैसे दे सकते थे, जैसे मान लो हम ऐसा कहें, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड। सब लोग अपने से बना सकते हैं जैसा अभी बनाए थे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा और √3 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ये, और आप देखें इधर ले आए इसको, साइन बाई कॉस tan थीटा दिस इज 1/√3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस टाइप का भी हम लोगों को क्वेश्चन बहुत जगह मिलता है, तो हम आसानी से इसको हम लोग सॉल्व। हम लोग सम ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ और चीज, जैसे हम लोग पढ़े थे बेटा यहां पर ए प्लस बी का मॉड, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ये एक रिलेशन पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कि दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से लिखते थे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखे कि दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली अगर इसको मिनिमम करना चाहें तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम कर देंगे, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1, है ना। यानी सिमिलरली हम लोग कहें कि फॉर ए प्लस बी, अगर इसका हम मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा क्या होगा, -1। यानी आप लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे ऐसे, मिनिमम, तो आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कॉस थीटा का वैल्यू -1, ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि कोई भी दो वेक्टर आपके पास है, तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट कहां से कहां के बीच में जाएगा, तो दोनों के डिफरेंस से दोनों के सम के बीच में जाएगा। कहीं भी अगर हम लिखे बेटा ऐसे, अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी इज इक्वल टू आर है, तो मॉड आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो आप बोलेंगे कि a माइनस बी, हम यहां मॉड लिख दे रहे हैं, है ना, a माइनस बी या b माइनस ए हो सकता है ना, यहां से लेकर के ये यहां तक जाएगा। जैसे मान लो अगर हम कहें कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, कोई भी दो फोर्स है, F1 है 20 न्यूटन,
और F2 है सपोज कर लो 5 न्यूटन। तुमसे पूछे कि रिजल्टेंट कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, दोनों का रिजल्ट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसका हम रेंज निकाल लेंगे बेटा, सब लोग कर सकते हैं। 20 - 5, 15 से लेकर के 20 + 5, यानी अगर हमारे पास दो फोर्स है तो उसका रिजल्ट मिनिमम 15 होगा और मैक्सिमम 25 होगा। इसका रिजल्ट किसी भी हालत में अगर कहे कि 30 हो सकता है, नहीं होगा। पूछेगा कि इसका रिजल्ट कभी भी 5 न्यूटन हो सकता है, कभी नहीं हो, है ना। तो इससे हम लोगों को एक चीज पता चल जाता है कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। और रेंज ऑफ रिजल्टेंट से एक और बात क्लियर होता है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स है तो उसका रिजल्ट 0 हो सकता है कि नहीं। जैसे हम अगर यहां देखें बेटा, कंडीशन देखिएगा, क्वेश्चन भी है और एक थ्योरी भी है कि अगर हम ऐसे कहें इफ A + B + C ये अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि A + B जो है वो -C के इक्वल है। यानी अगर हम बेटा यहां पूछें तो A + B का मॉड, है ना, इज इक्वल टू C का मॉड, माइनस साइन यहां ले लेंगे तो C के मॉड के इक्वल है। अब हम लोग यहां देख सकते हैं कि A + B का मॉड हमको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, और C का ही वैल्यू हम लोग के पास है ना। तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कहेंगे कि तीनों का रिजल्ट 0 हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप बनाएंगे, है ना, मटेरियल वगैरह बनाएंगे, कहीं क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि कैन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, कैन रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट या बॉडी, कुछ भी पॉइंट B0। अगर ये पूछे बेटा कैन रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट B0, ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। होगा टर्म नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम लोग को ये चेक करना होगा कि कोई भी दो का रिजल्टेंट तीसरे को बैलेंस कर ले तो हो सकता है। तो हम चेक करके देखते हैं 5 और 8 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। तो आप निकाल लेंगे, कोई भी दो ले लेंगे एट रेंडम, कोई भी 5 और 8 लिए तो 5 और 8 का जो रिजल्टेंट है ना, तो कहां से 8 - 5 से 8 + 5 के बीच में जाएगा। 8 - 5 यानी 3 to, है ना, 13 जाएगा। तो अब देखिए कि इस रेंज में ये है कि नहीं, तो है। इसका मतलब 5 और 8 का रिजल्टेंट 10 हो सकता है, और अगर ऐसा है तो बैलेंस कर सकता है। अभी हम यहां देखे थे कि अगर कोई भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उस केस में उसको बैलेंस कर सकता है। इसलिए यहां पर हम कहेंगे यस, हो सकता है। कोई भी दो ले लिए, देखिए 10 और 8 ले लिए बेटा, तो 10 और 8 ले लिए तो मिनिमम हो गया 2 और मैक्सिमम हो गया 18। अब देखिए 2 और 18 के बीच में ये आता है कि नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया, है ना, ये रिजल्टेंट हम लोग यहां कह सकते हैं कि 0 होगा। जैसे मान लो हम कह दिए कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, इसका रिजल्ट 0 हो सकता है कि नहीं, तो आप सब लोग देख के बता देंगे। कोई भी दो अपने से सिलेक्ट कर लीजिए, हम ये दोनों ले लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम 15, यानी ये 5 to 15 को बैलेंस कर सकता है, तो 20 को किसी हालत में नहीं बैलेंस कर सकता है। ये दोनों मिल करके एक तरफ भी आ जाएगा, है ना, तो मैक्सिमम 15 होगा और 20 दूसरे साइड रहेगा, तो 0 नहीं हो सकता है ना। कोई भी दो, अब ये दोनों ले लेते हैं, 5 और 20 ले लें। 5 और 20 का रिजल्टेंट कितना आएगा, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25। देखिए ये रेंज से बाहर चला गया, है ना। हम इसको इसको ले सकते हैं, 20 और 10 का मिनिमम 10 होगा और मैक्सिमम 30 हो गया, रेंज से बाहर चला गया।
तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है कि कोई भी बॉडी पर 3 फोर्स दे देगा और कहेगा कि इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप चेक कर लेंगे। कोई भी 2 लेकर के और उसका रेंज ऑफ रिजल्टेंट चेक कर लेंगे। रेंज ऑफ रिजल्टेंट चेक करने का तरीका क्या है? दोनों का डिफरेंस और दोनों का सम, उसके बीच, है ना, वहां से लेकर के वहां तक। अगर उसके रेंज में तीसरा अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या मिलेगा हम लोगों को? बैलेंस नहीं कर सकता है। जैसे हम यहां देखें बेटा, 5, 10, 15 बैलेंस कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कैसे? ये दोनों का रिजल्टेंट हम ले तो 15 आ सकता है, क्योंकि मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 15 है, तो 15 15 को बैलेंस कर सकता है ना। कोई भी इधर ले लें हम, 10 और 15 का रिजल्टेंट, है ना, 5 से लेकर के 25 पे जाएगा तो 5 आ रहा है, तो इसलिए इसको बैलेंस कर सकता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट निकाल करके कोई भी दो का अगर उस रेंज में तीसरा पड़ जाता है तो तीनों का रिजल्ट 0 हो सकता है, और अगर नहीं पड़ेगा तो 0 नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से इसका जरूरत हम लोग को पड़ता है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट का यूज हम लोग करते हैं। फिर हम लोग बिगिनिंग में कुछ और चीज किए थे बेटा, सम किए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम बनवाए थे आपको, है ना। फिर हम उसमें एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग बात किए थे कि ऐसा आप लोग अपने से भी कोशिश कर सकते हैं, ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू सी, ऐसा, एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ सी, मान लो ऐसा दे दिया बेटा, और कहता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले ही बनाए थे, लेकिन फिर चूंकि पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं वेक्टर यहाँ पर, है ना, तो हम लोग अब सोच सकते हैं ऐसे कि कैसे करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे? ए प्लस बी अगर सी है तो सी का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते थे रूट अंडर, यानी सी स्क्वायर जो लिखते थे वो लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और उसके बाद हम लोग क्या किया करते थे, है ना, सबको एक ही टर्म में लिखते थे। तो हम बी को भी और ए को भी 2c लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ए को बेटा हम लिखे 2c, यानी 2c का स्क्वायर, बी को भी लिखे 2c का स्क्वायर, 2, ए को भी लिखे 2c और बी को भी लिखे 2c कॉस थीटा, और इसको सॉल्व कर दिया। जैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे हम लोगों को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब अपने से कर सकते हैं, सी स्क्वायर दिस इज 4c² प्लस 4c² और प्लस 8c² कॉस थीटा। और यहां से आप देखें, c², 4c², 4c², 8c² और प्लस 8c² कॉस थीटा। अगर एक इधर इसको इधर ले आते हैं तो -7c² दिस इज इक्वल टू 8c² कॉस थीटा, और ये c² कैंसिल और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल गया -7/8। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -7/8। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन का बात बोले थे कि सब्ट्रैक्शन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो हम एक दो क्वेश्चन ही बताए थे आपको कि कैसे हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। वहां पर वेक्टर के डिफरेंस का हम लोग यूज करते थे, और रिलेटिव वेलोसिटी में भी इसका बहुत यूज था। जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे तब उस समय बताएंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अभी पढ़ाया हुआ नहीं है, तो इसलिए कुछ और टाइप का भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आप पहले बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें बेटा कि इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू 3 न्यूटन फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स।
मान लीजिए ये क्वेश्चन करता है, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं, इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू 3 न्यूटन फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं और जो थ्योरी किए हैं उससे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि कहीं भी दो फोर्स का रिजल्टेंट अगर किसी एक पर परपेंडिकुलर हो जाता है तो वहां पर दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे सीखे थे हम लोग कि अगर कोई भी वेक्टर है बेटा, ये दो वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट है ये ये ए था, ये बी था, और ये एंगल हम लोग अल्फा निकाला करते थे। अगर ये एंगल थीटा था तो हम लोग लिखते थे tan अल्फा। ए के साथ एंगल तो ए यहां लिखते थे, ऊपर में लिखते थे बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। तो यहां भी कह रहा है क्या कि 3 और 5 का रिजल्टेंट 3 पर परपेंडिकुलर है, यानी 3 के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हम लोग यहां पर एक थ्योरी सिखाए थे आपको कि इफ आर परपेंडिकुलर टू ए, अगर इस ये जो आर है रिजल्टेंट इस पर परपेंडिकुलर हो जाए तो अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। तो उसने सिखाए थे कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब पुट कीजिएगा तो tan 90 इंफिनिटी होता है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो वहां सिखाए थे कि a प्लस बी कॉस थीटा जीरो होता है, और वहां से आपको सिखाए थे कि कॉस थीटा माइनस ए बाई बी होता है। ये चीज सिखाए थे, यानी कहीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर किसी एक पर परपेंडिकुलर हो रहा है तो दोनों के बीच के एंगल को माइनस ऑफ, है ना, जिस पर परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई दूसरा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इफ एंगल बिटवीन 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेज बी थीटा, देन हम डायग्राम से ही बता देंगे ये पहले से। देन हम लोग यहाँ पर cos थीटा क्या लिख सकते हैं, जिस पर परपेंडिकुलर है उसको ऊपर लिखते थे 3 न्यूटन और बाई 5 न्यूटन, यानी -3/5। cos थीटा निकल गया, और जब cos थीटा निकल गया तो रिजल्टेंट तो हम आराम से निकाल देंगे क्योंकि दोनों फोर्स दिया हुआ है। 3a² प्लस 5a² प्लस 2 इंटू प्लस 2, ए भी लिखते थे 3 × 5 cos थीटा, ऐसा लिखते थे। तो अपने से कर लेंगे हम 9 प्लस 25 प्लस 5 3 जा 15, 30, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग देखे -3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट निकल गया। लेकिन डायग्राम से भी इसको बना सकते थे। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक पर परपेंडिकुलर है ना। तो ये इस तरह का चीज, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करके आपके दिमाग में डाल दे रहे हैं। डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम से अगर देखें बेटा, ये 3 न्यूटन है और रिजल्टेंट इस पर परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है हमारा जिसको कि निकालना है। तो थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाए नहीं तो दूसरा और मेथड सिखाते हैं इसमें हम। अगर लॉजिक लगाएं कि ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला जो फोर्स है वो जरूर इधर है, तभी इसका और इसका रिजल्टेंट ये हो रहा है ऐसे, यानी इधर कहीं होगा 5 न्यूटन। अब देखिए ये आपका डायग्राम बन गया। अब आप फिगर से बेटा तुरंत आप बता सकते हैं कि आर कितना होगा। ये 5 है और ये 3 है, मतलब ये भी 3 होगा। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कितना होगा, 5a² - 3a² का रूट, यानी 25 - 9। आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 16। तो आप यहां भी देख सकते हैं वैल्यू कितना आ रहा था, 9 + 25, और यहां देखिए -18, यहां देखिए 16। तो आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। डायग्राम अगर आपको बनाने आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। और भी हम तरीका सिखा रहे हैं यहाँ पर, कैसे, यहाँ देख हम लोग सीखे कि a + b r होता है। तो अगर हम लोग बेटा कोई भी एक, सपोज कीजिए
आर के बारे में हम लोगों को पता है, ये आर है, कोई भी एक पता है और आर और उसके साथ का एंगल पता है। यहां देखिए, गौर कीजिएगा, हम कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं तो हमको आर और 3 के बीच का एंगल पता है। तो हम इस वेक्टर को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, किसी एक को लिखना चाहें, मान लीजिए ए को लिखना चाहें, तो आर माइनस बी ऐसे लिख सकते। अब आप देखिए, आर और बी, अगर हम लोग इसको बी माने, इसको हम लोग ए माने, तो आर और बी के बीच का एंगल हमको पता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, आर माइनस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2 RB कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसे लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। तो मॉड ऑफ ए, हम बी को मान रहे हैं 3 और आर, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो ये तो खत्म हो गया। तो सीधा हम यहां लिख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ऐसे भी सोच सकते थे, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी आर 25 माइनस 9 16 का रूट, है ना, कितना हो गया आपको, ऐसे भी सोच सकते थे। लेकिन ये अगर डायग्राम आप समझ में आता है, कहीं भी परपेंडिकुलर दे दिया तो ये डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं आप और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम जनरल लिखे क्वेश्चन में, एक्स न्यूटन एंड वाई न्यूटन, है ना, ये दो फोर्स है, हम ऐसा लिख रहे हैं, रिजल्टेंट of x Newton and y Newton is perpendicular to y Newton. Find the value of, या the magnitude of resultant. फिर आप इधर की तरफ सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, हम लोग देखना है x न्यूटन एंड y न्यूटन, है ना, इसका रिजल्टेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू y। इसका मतलब कि हम y बना देंगे इधर और रिजल्टेंट यहां बना देंगे परपेंडिकुलर। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा x जरूर इधर होगा। अब ऐसे दिखेगा ये, अब हम आराम से बना देंगे, ये y है तो ये भी y है ना, y न्यूटन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज आर। तो इस तरह से आप डायग्राम से भी जा सकते हैं, कहीं भी दो का रिजल्टेंट अगर तीसरे के परपेंडिकुलर दिया तो तुरंत हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अगर कहे यहां पर कि एंगल बताओ, एक्स और वाई के बीच का एंगल बताओ, तो अगर हम ये एंगल यहां पर कुछ भी ले लें, थीटा ले लें, तो हम यहां से निकाल सकते हैं साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, y बाई एक्स, है ना, इसलिए थीटा निकल गया यहां पर, साइन इनवर्स y बाई एक्स, और इसमें अगर 90 ऐड कर दिए तो ये दोनों के बीच का एंगल निकल गया। जैसे पहले यहीं पर कहता कि 5 और 3 के बीच का एंगल बताओ, तो आप तुरंत देखेंगे यहां पर ये एंगल, हम अगर हम सपोज कीजिए अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, साइन अल्फा आप देख रहे हैं, साइन अल्फा कितना होगा, दिस बाई दिस 3/5 यानी अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आप ये एंगल बता सकते हैं, 90 प्लस 37 127 डिग्री। तो इस तरह से वेक्टर का यूज ये प्रैक्टिस से बनेगा बेटा, इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा फार्मूला होता है। अब हम पूरा जो वेक्टर हमें एनालिसिस पढ़ा दिए, इसका हम लोग यूज किसी भी तरह से कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है अब अपने से इसको कीजिएगा, और ये सब जो पार्ट था हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, जो कि फिजिक्स के लिए जरूरी है ना, इसके अलावे भी बहुत सारा चीज आता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो सब मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। मिला जुला करके इसी सब का यूज होगा, अगर मान लो जरूरत पड़ा तो इसका एडवांस थोड़ा सा यूज हो सकता है, लेकिन रेयर, है ना। जितना हम लोग किए हैं यही सब मैथमेटिक्स पूरे फिजिक्स में हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो ये पूरे वेक्टर में जो हम लोग पढ़े, है ना, उसमें कुछ कुछ चीज सब जो है उसको याद रखिएगा, है ना, रिजल्ट सब याद रखिएगा। कुछ हम जो बताए थे, रिजल्टेंट और डिफरेंस, है ना, सम एंड डिफरेंस, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। जैसे बेटा हम अगर कहीं दे दें कि एक क्वेश्चन है, मान लो इफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी।
फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको हम पहले सिखाए थे कि कहीं भी दो वेक्टर ए प्लस बी भी एक वेक्टर है, ए माइनस बी भी एक वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम बोले जहां कहीं भी ऐसे मिले कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप याद कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ जीरो कर देंगे, है ना, ए प्लस बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें बेटा ए माइनस बी के साथ, तो वो जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व कर देंगे, जो काम है आपका हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए, है ना, माइनस यहां से ए डॉट बी, फिर यहां से प्लस बी डॉट ए, और प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का ये स्केलर क्वांटिटी है। ए डॉट बी कहें या बी डॉट ए कहें, ये भी कॉस थीटा है, तो ये दोनों कट जाएगा। और यहां से ए डॉट ए क्या होता है बताइए, बताए थे आपको, ए स्क्वायर। ए डॉट ए, ए और दोनों के बीच, ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना, तो कॉस 0 1, तो ए स्क्वायर, और यहां से माइनस बी स्क्वायर, 0। और ये क्या बता रहा है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। अगर सम और डिफरेंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर आता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इक्वल हो। तो इस टाइप का सब हम लोगों को क्वेश्चन सब बहुत जगह मिलता है और उसको सॉल्व करना होता है। तो ये सब फिजिक्स के लिए था। वेक्टर में तो और बहुत सारा चीज मिलेगा। वेक्टर थोड़ा सा और भास्ट है। जैसे हम एक चीज और थोड़ा समझा दें, जो कि केवल उसका रिजल्ट हम लोग को चाहिए। एक टर्म आता है, जैसे आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं कहीं पर ये चीज देखने को मिलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है बेटा, अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स है, इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स A, B and C, then A dot B क्रॉस C, कहीं किसी एक का डॉट दोनों के क्रॉस के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी, और है ना ऐसे लिखें बी डॉट सी क्रॉस ए, और सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना। ये सबको हम बोलते हैं, है ना, आर नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट ये स्केलर होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जैसे आपको बताया था बेटा कि बी क्रॉस सी, बी और सी से अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो उसका ये सॉरी एरिया बताता है। यहां पर एक चीज है ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ये क्या बताता है, तो थोड़ा सा हम इसको समझाना चाहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल फिगर बेटा, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का अगर थ्री डायमेंशनल फिगर ले लें, तो उसको क्या कहते हैं, सब लोगों को पता है, क्यूबॉइड कहते हैं। रेक्टेंगल का थ्री डायमेंशनल फिगर, लेंथ, विड्थ और ऐसे, यानी तीन साइड यहां दिखाए हम लोग ऐसे, लेंथ, विड्थ, हाइट, और सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। तो आप समझो बेटा यहां पर कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, तो ए क्रॉस बी इसका एरिया होगा। और अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट हम ले लें, है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर हम यहां लेंगे बेटा, ऐसे समझो ए क्रॉस बी, तो वो सी के अलोंग हो जाएगा, ये सी है तो सी के अलोंग हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो ए क्रॉस बी, है ना, यहाँ ए बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री दिख रहा है, तो ए बी हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा, और सी इसका हाइट हो जाएगा। तो ये जो क्यूबॉइड है ना,
उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये एंगल 90 डिग्री नहीं लें तो ये यहाँ जो बेस दिखेगा ये दिखेगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इधर से ये पैरेललोग्राम दिखे, और हम यहां पर भी सी को हम ऐसे ले लें, ऐसे, तो इधर से भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। यानी यहां पर क्या था कि सारा फेस अगर हम देखें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसमें सारा फेस पैरेलल है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे पैरेलल है, लेकिन हर फेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका पैरेललोग्राम का जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइपिड, पैरेललोपाइपिड। तो ये जो देख रहे थे तुम ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपिड, पैरेललोपाइपिड। कौन सा पैरेललोपाइपिड? जिसका की एडजेसेंट साइड ए बी सी है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए बी एंड सी। 3 वेक्टर से जो पैरेललोपाइपिड बनेगा उसका वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, अगर ए बी सी, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गया, जैसे अभी बोले कि ये तीसरा वेक्टर हम ऐसे दिखा रहे थे, लेकिन तीसरा वेक्टर इधर ना होकर के अगर इधर ही हो जाएगा तो हाइट जो हम लोग कह रहे थे वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 3 वेक्टर को प्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग जहां तहां फिजिक्स में करते हैं कि 3 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो किसी एक, है ना, कोई का दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके बाद तीसरे का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ कर दीजिए तो वो 0 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को केवल याद रखिएगा कि इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कहीं भी 3 वेक्टर दिया हुआ है तो ये हम चेक कर लेंगे, अगर ये 0 आ रहा है तो वो सब एक ही प्लेन में होगा। लेकिन ज्यादा एडवांस अभी हम लोगों को वेक्टर वगैरह नहीं मिलता है, इस प्रॉपर्टी का यूज होगा जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ते थे ऑप्टिक्स में, आप लोगों को याद होगा कि इंसिडेंट रे, अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है ना, ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे को एक वेक्टर बना दें, रिफ्लेक्टेड रे को एक वेक्टर बना दें और नॉर्मल को एक वेक्टर बना दें, तो तीनों का जो ये प्रोडक्ट लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो 0 हो जाएगा। तो वहां जब हम ऑप्टिक्स पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा इस तरह का चीज हम लोगों को मिलेगा, है ना, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो हम इसका केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे बताए आपको कि बी क्रॉस सी क्या बताता है, तो बी क्रॉस सी वैसे पैरेललोग्राम का एरिया बताता है जिसका कि एडजेसेंट साइड बी और सी है। तो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर पूछे आपसे तो आप कहेंगे कि ये एक पैरेललोपाइपिड के वॉल्यूम को बताता है ना, जिसका तीनों एडजेसेंट साइड ए बी सी से रिप्रेजेंटेड। तो इस तरह से आज हम लोग इसको यहीं पर कंक्लूड करेंगे, फिर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे फिर देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं इसको। ठीक है, ओके बेटा।